नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कुछ मीडिया ने गलत हेडलाइन लगा दी और हर तरफ एक चीज़ चल रही है कि जो कतर में 8 भारतीयों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, उन 8 लोगों को रिहा किया जा रहा है। किसी ने कमेंट पे लिखा नहीं किया आगे कि अब उनको रिहा कर दिया, अब इस पर वीडियो बनाइए। मेरे लिए भी ये चौंकाने वाली खबर थी। अरे रिहा हो गए, पता नहीं चला। फिर उस खबर में जब अंदर गए, तहकीकात की, तो कुछ ऐसी जानकारियां मिली जिनके आधार पर मुझे लगता है कि पूरा वीडियो बनाना बनता था। आज हम चर्चा करेंगे क्या कतर से 8 भारतीय जिनको सजाए मौत सुनाई गई है वो रिहा होने वाले हैं। क्या उनके रिहा होने की आस धुंधली हो गई है? सच क्या है वो जानेंगे। ये सब जो गोदी मीडिया वीडियो छोड़ दीजिए, मैं अभी आया, बातचीत शुरू करते हैं। फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी आया। ये खबर कहां से आई कि इन लोगों को रिहा किया जा रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद बैकग्राउंड पे जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये जानकारी दी कि कतर के जो वहाँ के हेड ऑफ द स्टेट हैं, उन्होंने अभी वहाँ का जो राष्ट्रीय दिवस था कतर का, जैसे हमारे यहाँ 15 दिवस होता है, 15 अगस्त होता है, उस पर कुछ कैदियों के रिहा करने का ऐलान किया है। ये कैदी कौन है पता नहीं चल पाया। विदेश मंत्रालय कह रहा है I have no information, at least I have no indication of who were the people pardoned and how many Indians were there. We certainly have not received any indication that these 8 are involved in that. And as you know, any case, the case is going on. So I'd be a little surprised that they would, it'll happen while a case is going on. But I don't have information. In fact, we haven't, I think, been formally communicated about which is the pardon list and how many Indians are on that. इतने बड़े महान देश का विदेश मंत्रालय, हमको पता नहीं चल पाया वो कौन है, पहली चीज। दूसरा, इन कैदियों में कुछ भारतीय हैं या नहीं है ये भी हमको नहीं पता चल पाया है, ऐलान किया उन्होंने। और तीसरा, अगर भारतीय हैं तो उनमें वो 8 लोग हैं या नहीं है ये भी पता नहीं लग पाया है। तो बस कुछ लोग वहां रिहा हो रहे हैं ये बताने के लिए अरिंदम बागची प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे पहले भारत सरकार ने उनके लिए क्या किया इसको भी समझ लेते हैं। 1 साल हो गया है उनके ऊपर मुकदमा चलते हुए, उनके गिरफ्तार होकर। भारत के नागरिक ही नहीं, भारत की सेना में काम करते थे, इंडियन नेवी में। उसके बाद वो वहाँ जाके कतर में नौकरी कर रहे थे। एक तो इतने संवेदनशील जगहों पे काम करने वाले लोग जिनको भारत के डिफेंस के सीक्रेट तक पता हों, वो विदेश में ऐसे जाकर दूसरों के लिए नौकरी कैसे कर लेते हैं, भारत सरकार पता नहीं उसमें क्या करती है, क्योंकि परमिशन की तो ज़रूरत होती है जहाँ तक मुझे पता है। तो 1 साल में ना तो उनको बचाने या संभालने की कोई कोशिश हुई। जब ये खबर आई, वो भी विदेशी मीडिया से मिली कि भाई 8 लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी गई है, और उस मीडिया पे भारत में चर्चा होनी शुरू हुई। सोशल मीडिया में भाई लोगों ने इस मसले को उठाया, तब जाके सरकार चेती। तो पता चला कि जो फैसला हुआ है कोर्ट का, उसमें उनको कहा गया है कि आप चाहें तो कोर्ट में अपील कर सकते हैं अपनी सजा के खिलाफ। तो वहां पर सजा के खिलाफ अपील की गई उनकी, तो भारत सरकार उसमें भी शामिल हो गई। यहां डंकापति, भारत सरकार बचा रही है, ये कर रही है, शुरू हो गया। इतना ही नहीं, डिप्लोमेटिक एक्सेस भी मांगी गई जो उन्होंने दे दी। 3 लोगों से बात कर ली। अब आते हैं कि कतर को फांसी की सजा कतर ने क्यों सुनाई। खबर यह है कि भारतीय नौसेना के, ये थोड़ा सा एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे एंगल आपके दिमाग में आ सकते हैं। भारतीय नौसेना के अधिकारी और कर्मचारी नेतन्याहू, मोदी जी के मित्र, उनके देश इजराइल के लिए कतर के खिलाफ जासूसी कर रहे थे, ये उनके ऊपर आरोप लगा है। कतर के अदालत में सबूत पेश किए गए हैं और उन सबूतों को स्वीकार किया गया है कि भारत के पूर्व नौसैनिक अधिकारी इजराइल के लिए वहां जासूसी कर रहे थे। जासूसी ऐसे कर रहे थे कि इन लोगों को वहां पर एक कंपनी के अंदर ज्वाइन कराया गया था।
वो कंपनी इटली से कुछ पनडुब्बियां खरीद रही थी। वो ऐसी पनडुब्बियां बनवाई जा रही थी जिनको ढूंढा ना जा सके, राडार वाडार से भी ना पकड़ा जा सके, सोनार वोनार से भी ना पकड़ा जा सके। ऐसी पनडुब्बियां बनाने के प्रोजेक्ट पे ये लोग काम कर रहे थे। एक कंपनी थी जिसमें ये काम करते थे, वो वहां पर काम कर रही थी। अचानक कतर की सरकार को कुछ खबरें मिली और उन्होंने तुरंत उस कंपनी से कहा अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकल लो। उस कंपनी में बहुत सारे भारतीय काम करते थे, उनको भी कह दिया गया अपने अपने वतन लौट जाइए, बात खत्म। जब लोग लौट रहे थे तो इन 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद इनके ऊपर मुकदमा चला और पूरे समय तक हमारी तरफ से कोई प्रयास, अब जो लीगल एड आप दे रहे हो ये देने का भी काम नहीं हुआ और आखिर में उनकी फांसी की सज़ा हो गई। अब मसला आता है कि भाई वहाँ पे हमद अल थानी जो हैं, तामीम बिन हमद अल थानी जो वहाँ के, उनके पास में उनकी सरकार है। दिमाग में एक परसेप्शन आता है शेख हैं वहाँ पे, सरकार है, मोनार्की है, तो क्या फांसी किसी को भी सजा दे दो। लेकिन कतर में ऐसे अंधाधुंध हाथ काटने फांसी देने की सज़ा नहीं होती है और फांसी की सज़ा देने के मामले में तो कतर और ज़्यादा पर्टिकुलर है। 2000 से लेके अब तक वहाँ पर सिर्फ 2 बार लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। वहाँ पर फांसी की सज़ा को अंतिम विकल्प के तौर पर देखा जाता है। अब आप इसको आगे समझें और हम जो परिस्थितियां हैं उनका अगर एनालिसिस करें तो हम समझने की कोशिश करेंगे। अरिंदम बागची ने तो कह दिया है, तो क्या उन लोगों में हमारे 8 लोग हो सकते हैं? तो आपको आज के हालात देखने पड़ेंगे। कतर के संबंध इजराइल के साथ नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, ना उनका राजदूत यहाँ है ना इनका राजदूत वहाँ है। इजराइल के साथ में कतर का कन्फ्लिक्ट चलता रहता है और कतर से ही प्रकाशित होता है अल जजीरा। उसको बंद कराने के लिए इजराइल पूरा जोर लगाता है क्योंकि इजराइल के खिलाफ जो सच आ रहे हैं गाज़ा पट्टी या दूसरी जगहों से, उसमें ज़्यादातर रिपोर्टिंग अल जजीरा करता है और वो पूरे पश्चिम के आँख की किरकिरी बना हुआ है क्योंकि पश्चिम के प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने के लिए अरब देशों के पास में एक अल जजीरा है, कतर से निकलता है। कतर का जहां तक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, दोहा पूरी दुनिया में ऐसे समझौतों की राजधानी है जो समझौते पूरी दुनिया को दिशा देते हैं। कतर की राजधानी, डोनाल्ड ट्रंप का तालिबान के साथ अगर समझौता हुआ था, कतर में हुआ था। कतर की राजधानी दोहा में, दोहा पैक्ट है जिसके आधार पर अमेरिका अफगानिस्तान से सेनाएं लेकर गया। अभी भी इतने खराब संबंध होने के बाद भी हॉस्टेजेस को छुड़ाने के लिए जो बातचीत चल रही है इजराइल की, उसमें कतर का बहुत बड़ा रोल है। तो इतनी सारी चीज़ों के बाद में आप पहले तो ये चीज़ समझें कि कतर ऐसे ही किसी को फांसी चढ़ाने वाला देश नहीं है। वहाँ फांसी की सज़ा दी गई है तो एक ख़ास और रेयर कंडीशन रही होगी। दूसरा, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि सही सज़ा दी होगी, मैं आपको परिस्थितियों का विश्लेषण कर रहा हूँ कि कतर का रुख क्या रहेगा, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिस देश के लिए जासूसी करने का आरोप है वो है इजराइल। अरब में इजराइल को कोई भी बर्दाश्त नहीं करता और इजराइल के लिए अगर कोई जासूसी कर रहा है तो अरब में उसको एक ख़ास तरह की चिड़न और नफ़रत से देखा जाता है। और इजराइल का रिकॉर्ड ख़राब है पूरे अरब देशों में, पूरे मिडिल ईस्ट में उसने लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ है। और इनकी पनडुब्बियां जो बन रही थी उसके बारे में इजराइल को सारी की सारी जानकारी देने का आरोप इन भारत के 8 लोगों पर है। तो अगर वो इनको माफ करते हैं या इनको रिहा करते हैं तो उनको पूरे उस अरब विश्व में, अरब वर्ल्ड में, अपने मिडिल ईस्ट के लोगों के बीच में मुंह दिखाना होगा कि आपने इनको रिहा किया तो क्यों किया। दूसरा, अपने नागरिकों को भी बताना होगा कि भैया अगर ये आप रिहा कर सकते थे तो फांसी क्यों दी, क्योंकि इस देश में फांसी देना एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, आम प्रक्रिया नहीं है। तो इस बात की संभावना कम लगती है कि इजराइल का जासूस कतर में जासूसी करे। अगर
भाई वो उनकी नज़र में तो जासूसी है, हमारी नज़र में नहीं। तो इजराइल का जासूस अगर कतर की जासूसी कतर करे तो कतर माफ़ कैसे कर देगा, वो भी इन दिनों में जबकि इजराइल के साथ में पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट भयंकर तापमान गर्म है। इजराइल के जुल्मों सितम अत्याचार को लेकर पूरा तपा हुआ है मिडिल ईस्ट। ऐसे में इजराइल की जासूसी करने वाले को माफ़ करना अपने आप में दूसरी दुनिया का मामला है। ऊपर से भारत के लोग और भारत के मोदी जी की नेतन्याहू के साथ मित्रता जग जाहिर है। डिप्लोमेसी में कोई किसी से नफरत करे, दोस्ती करे, वो पब्लिक में जाहिर नहीं करता है। अरब देशों के लोग अभी भी आ रहे हैं, ओमान वाले आए थे हमारे यहाँ पे, मिलते रहते हैं, जुलते रहते हैं। बंद कमरे में क्या करते हैं किसी को पता नहीं चलता, बाहर आके मुस्कुराते हुए आते हैं, तो भी जीता, मैं भी जीता, मैं भी जीता, तो भी जीता। यही है डिप्लोमेसी। तो कतर के ज़रिए इस तरह की रिहाई की उम्मीद मुश्किल लगती है। लेकिन हाँ, अगर इसके बावजूद कतर ने हमारे इन 8 भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया तो ये सवाल हमेशा के लिए उसके बावजूद बना रहेगा कि ये जो लोग थे ये कहीं ऐसा तो नहीं था कि नेतन्याहू के लिए मिशन पे भारत की तरफ से इनको भेजा गया। सवाल उठेंगे, भारत ऐसा करता नहीं है हालांकि, लेकिन सवाल उठेंगे, ये सवाल पूछे जाएंगे। और उससे भी बड़ी बात एक ये होने वाली है कि हमारे लिए ये गर्व की बात भी होगी। इन सारी विपरीत परिस्थितियों में भी अगर हम अपने नागरिकों को फांसी की सज़ा मिलने के बावजूद किसी मिडिल ईस्ट के देश से नेतन्याहू से दोस्ती होते हुए भी रिहा कराने में कामयाब हो जाते हैं तो भारत की डिप्लोमेसी को सलाम करना पड़ेगा, हमारी विदेश नीति को सलाम करना पड़ेगा। हमारी जो विदेश नीति है वो जिस तरह से पूरी दुनिया से साथ संबंध बना के रखती है, ये उसकी सबसे बड़ी मिसाल होगी। मुझसे पूछें तो इसके आसार कम लगते हैं। मुझसे पूछें तो मैं चाहता हूं कि वो रिहा हो जाए। मेरी दिली इच्छा है कि वो छूट कर आ जाए। उनके बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी पत्नी इंतज़ार कर रही है, उनके घर में सब लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो जो कुछ भी करने गए थे, वो नौकरी करने गए थे, कुछ पैसे कमाने गए थे। तो इसलिए किसी को भी सज़ा हो, किसी की भी मौत हो, किसी को भी जान से मारा जाए, कल ही कोई सज़ा दी जाए, फांसी दी जाए, मानवीय नहीं है। इसलिए हम विश करते हैं कि वो रिहा हो जाए। हम विश करते हैं कि भारत सरकार इस डिप्लोमेसी में कामयाब हो और इस देश की डिप्लोमेसी का लोग लोहा माने कि 8 लोग जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी उनको भी लोग छुड़ा लाए। इसमें मुझे कोई भी संकोच नहीं होगा सरकार की तारीफ़ करते हुए अगर ये ऐसा करने में कामयाब होते हैं। लेकिन परिस्थितियां जो कह रही हैं वो थोड़ा सा निराश करने वाली हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।